चलिए सीधे शिक्षा को क्या कुछ मिल सकता है, शिक्षा क्षेत्र पर कितना फोकस होगा, ये जान लेते स्नेहा जी। बिल्कुल, देखिए दीपा मैं आपको अब सुन पा रही हूं। देखिए, शिक्षा की बात करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि शिक्षा के साथ आने वाले भविष्य की रूपरेखा तैयार होती है। इसे समझने के लिए अब हम समझते हैं कि आखिरकार लगभग 3% हम अपने जीडीपी का शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। कोरोना का दौर बीता, इंदु जी, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त के लिए शिक्षा के लिए कितना स्कोप बन पा रहा है इस बजट में? देखिए, वैसे तो शिक्षा और हेल्थ दो चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका जो ह्यूमन कैपिटल है वो बिल्डअप होगा। अभी जो एसर की रिपोर्ट आई है उसके जो आंकड़े हैं, हालांकि कुछ सेंस में अच्छे हैं कि कोविड होने के बावजूद भी एनरोलमेंट्स वगैरह बढ़े हैं, लेकिन अगर हम देखें तो बच्चे अभी भी उतना ज़्यादा नहीं सीख पा रहे हैं कि 7वीं क्लास का बच्चा जो है वो दूसरी तीसरी क्लास का मैथ्स या इंग्लिश नहीं कर पा रहा है। तो वो थोड़ी सी एक मतलब ट्रबलसम चीज़ है, दिक्कत है। तो इसलिए एजुकेशन एक चीज़ है जिसपे डेफिनेटली गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, बजट में ज्यादा प्रोविजन देना चाहिए। जैसे यूपी में हमारे यहाँ एक स्कीम चली, टैबलेट दिया जा रहा है बच्चों को, वो स्कीम अभी भी चली आ रही है। टैबलेट बच्चों को दिया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में डिजिटली कनेक्ट कर पाए। कोरोना के टाइम उनकी पढ़ाई फोन और टैबलेट पे सिमट गई थी, लेकिन इसमें भी पैसा लग रहा है। ऐसे क्या सेंटर में गवर्नमेंट कुछ सोचेगी कि आखिरकार पढ़ाई को डिजिटल बनाया जाए या और सहूलियत दी जाए? कितना खजाना लगाया जा सकता है? डिजिटल यूनिवर्सिटी वगैरह की पिछले बजट में भी पेशकश की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। सो डेफिनेटली फोकस तो है कि जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एजुकेशन को और वाइड स्प्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े स्केल पे ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है, रिमोट एरियाज़ में भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। और हम जीडीपी का 3% पैसा खर्च करते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगी कि और ज़्यादा खर्च होना चाहिए शिक्षा पर और हेल्थ पर। आप बता रही थी अफ्रीका और बाहर की कंट्रीज में कितना खर्च किया जाता है? जी, वहाँ पर 6% से ऊपर 9-10% भी कुछ कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़, जहाँ पर एजुकेशन पे स्पेंड हो रहा है। मतलब कि बाहर ऐसे देश हैं जो शिक्षा के नाम पर 8 से 10% अपने खजाने का जीडीपी, समझ लीजिए आसान भाषा में, यूज कर रहे हैं, और हम 3% पर हैं। कुल मिलाकर के शिक्षा और स्वास्थ्य आपने बिल्कुल देखिए, शिक्षा क्षेत्र और हेल्थ दोनों ही बहुत जरूरी है। छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कुछ करती है, क्या कदम उठाती है, क्योंकि दोनों का रोल देश के विकास में बहुत ज्यादा है। सीधे पूजा का रुख कर लेते हैं। जी पूजा। दीपा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहूंगी। एप्पल जैसी कंपनी हमारे भारत देश में अपना आईफोन बनाती है और हम आज आईफोन्स को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी। मैन्युफैक्चरिंग पर कितना जोर है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जीडीपी पर असर डालेगा। नितिन इस वक्त बिजनेसमैन के साथ ही मौजूद है। नितिन, बात कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या उम्मीद करते हैं आज के व्यापारी? देखिए, बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा उम्मीद है आगरा के लोगों को। आगरा टूरिज्म शहर है, मैन्युफैक्चरिंग हब भी अब लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तमाम जो कारोबारी हैं वो क्या सोचते हैं कि निर्मला सीतारमण जब अपना पिटारा खोलें तो क्या राहत वो देश की जनता को दे, आगरा को क्या मिले? आप बताइए कि क्या लग रहा है इस बजट से, किस तरह से उम्मीद देख रहे हैं? और कोरोना काल के बाद जिस चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पटरी पर लौट रही हैं, क्या लग रहा है क्या मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर देश आगे बढ़ रहा है? क्या आज एक्सपेक्टेशन है? हमें बहुत उम्मीद है कि आगरा के लिए नहीं, सबके लिए बहुत अच्छा हो। कोरोना काल में हर व्यापारी, गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, सब परेशान हो गए थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लाइन आ रही है, तो मेरा कहने का ये है कि बजट को हम लोग कैसे भी करके ऐसा है कि हम लोगों के फेवर में आया करें। आप बताइए, आप क्या लगता है? आप होटल ट्रेड से जुड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है? आगरा टूरिज्म शहर है, लगातार चीज़ें खराब हो रही थी, इन्फ्लेशन रेट भी कल 6% से कम रही है, तो आज जब निर्मला सीतारमण देश के सामने बही खाता रखेंगी तो कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? देखो, 2014 से पहले जो बजट आते थे, रेलवे में नई रेलगाड़ियों की घोषणाएं होती थी। वो रेलगाड़ियां रेल मंत्री के घर में भ्रष्टाचार के रूप में स्वाहा हो जाती थी। आज 2014 के बाद में इतनी तो उम्मीद देश को जगी है कि जो घोषणाएं होती हैं, बजट में जो योजनाएं आती हैं, वो भारत को मजबूत करती हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी से लेकर एम्प्लॉयमेंट
जनरेशन तक, ये सारी चीज़ों को देश देख रहा है। कुछ नज़र आ रहा है कुछ आप? देखिए, उम्मीदें तो कुछ खास नहीं है। 2014 में जिस प्रकार से मोदी जी ने आगरा की धरती पर वादा किया था, एयरपोर्ट देंगे, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाएंगे या बैराज बनाएंगे, इस तरीके की कोई भी घोषणा पूर्ण नहीं हो पाई है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हाँ, हो सकता है ये नवा वर्ष है जो इनके बजट का है और चुनावी वर्ष है, तो हो सकता है लॉलीपॉप देने की कोशिश की जाए, क्योंकि आगरा। आप बताइए, आपको क्या लगता है? हम ये चाहते हैं कि आगरा को एक विशेष पैकेज दिया जाए जो गोवा को दे रखा है सरकार ने, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आगरा में, टूरिज्म इंडस्ट्री है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होना चाहिए और जो टैक्सेस लगते हैं टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग? हाँ, बिल्कुल बदलाव की मांग करेंगे। हमारा कहना ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट के 2 टैक्स कमाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करामत है, ठीक है। इनकम बड़ी अच्छी होने के बावजूद भी जो हायर रैंक है उसे कम करना चाहिए इनको। जो 30% का स्लैब है उसको कम करना चाहिए जितना टैक्स स्लैब में बदलाव। आप बताइए, आप युवा के तौर पर किस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल नितिन, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा क्या देश, इस पर कितना जोर होगा? मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पर कितना जोर होगा? आत्मनिर्भर भारत पर कितना जोर होगा? इसका इंतजार है और इंतजार खत्म होगा ठीक 11 बजे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।